हेलो किडोज, मेटल एंड नॉन मेटल्स की वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली वीडियो में भी मिले थे जिसमें हमने इसका दूसरा पार्ट जो कि है अकरेंस ऑफ मेटल को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इसके पहले पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज द नेम सजेस्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। आपने पुरानी क्लासेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। एक थर्ड टाइप का और एलिमेंट होता है जो कि मेटलॉइड होता है, जो दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। सो मेटल्स हैं, एक बार देख लेते हैं। मेटल्स की इसमें हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। एक्चुअली एक एलिमेंट को हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन सा? पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा है हमारा मेटलॉइड। इन सब के एग्जाम्पल तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखे हैं, बताने की ज़रूरत आई होप नहीं है। ठीक है। मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड्स होता है। मेटलॉइड्स हालांकि क्लास 10th में नहीं है तो हम मेटलॉइड्स को नहीं करेंगे। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो उसकी अपीयरेंस पे हम बता सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। जैसे अपीयरेंस पे कैसे बताओगे? सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ पहले हम मेटल की देखेंगे, फिर हम नॉन मेटल्स की देखेंगे, उसके बाद हम 1-2 एक्सेप्शंस देखेंगे, क्योंकि बिना एक्सेप्शन के देयर इज़ नो केमिस्ट्री, और प्यार से कह लो केमिस्ट्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं सबसे पहले मेटल की। सबसे पहली प्रॉपर्टी इज़ दैट मेटल्स आर लस्ट्रस। एक्चुअली मेटल जो है वो अपने प्योर स्टेट में एकदम शाइनिंग होते हैं। क्या होते हैं? शाइनिंग होते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब काफ़ी लाइक शाइनिंग होते हैं। ठीक है। और जैसे कि हम हमारी ज्वेलरीज जो होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर की पहनते हैं। कुछ अब ये मत कहना डायमंड भी पहनते हैं, प्लेटिनम भी पहनते हैं। ठीक है। अभी हम गोल्ड सिल्वर की लोकल बात कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर एक मेटल है जिसको हम अपनी ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं। हम इनको ज्वेलरीज में क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे का एक रीज़न है, बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाय द गैसेज ऑफ द एयर। हमारी एयर्स में जितनी गैसेज हैं वो उससे रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए सेफ़ होते हैं। इसीलिए मेटल्स, हमारी जो ज्वेलरीज होती हैं वो गोल्ड और सिल्वर की बनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स हार्ड कैसे होते हैं? आप उसको देख लो, आपका गोल्ड की चेन को ही आप टच कर लो, वो हार्ड होते हैं। आप उनको हाथ से तोड़ने की कोशिश करो, वो नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि वो मेटल है। मेटल है मतलब हार्ड है। ऑलराइट, मेटल है मतलब हार्ड है। लेकिन 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 केमिस्ट्री में एक बात बहुत बढ़िया है कि एक्सेप्शन होते हैं। तो इसके एक्सेप्शन जो आपको याद रखने हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या है? लिथियम जिसका सिंबल है Li, सोडियम Na, पोटेशियम K। लिनाक, वाओ, लिनाक से याद रख लो, कोई बात नहीं। मेटल्स आर हार्ड, लिनाक मतलब लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं। इतने सॉफ्ट हैं कि उनको आप नाइफ से, चाकू से कट करोगे कट जाएंगे। लेकिन गोल्ड चेन को लगो काटने चाकू से, यार काटना मत, मम्मी से थप्पड़ खाओगे। ठीक है। तो ये तीन जो होंगे ना, ये लिथियम, लिनाक, ये कट जाएंगे। लेकिन आपकी गोल्ड चेन कटती है नहीं। ठीक है। हम मेल्ट कर सकते हैं लेकिन वो इसमें थोड़ा ना आएगा यार, क्या सोच रहे हो? ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी सेज मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। भाई एट्थ में तुमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल क्या पढ़ा था तुमने? थिन शीट्स। हम एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम की फॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम की फॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल पोजेस अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। इसकी एग्जांपल्स आपकी बुक में है, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम ले लो, आर यूज टू मेक फॉइल्स। ठीक। नेक्स्ट हमने डक्टाइल की बात करी। डक्टाइल्स मतलब वायर्स। हम वायर्स में क्या यूज़ करते हैं? कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर्स। वो शीट्स और ये वायर, डक्टाइल वायर, मेलिएबल शीट्स। ऑलराइट। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम्स के हम देखो, आपका जो वो होता है तार, उसके बाहर भी तो एक कोटिंग होती है ना। मेटल्स, कॉपर की वायर देखिए, कॉपर की जो बाहर होती है वो तो चलो इंसुलेटर है, उसकी तो बात ही नहीं करनी। कॉपर की वायर देखिए, कॉपर की तार,
होती है ना, वो एक मेटल है। कॉपर इज अ मेटल, दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे मेटल भाई साहब की। मेटल भाई साहब की हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट के वो गुड कंडक्टर है। ये आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे एमसीक्यू बड़े तगड़े बनते हैं। ठीक, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, जल्दी से वो मेल्ट नहीं होते हैं। लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझिए आप कुछ। हाई मेल्टिंग पॉइंट इतने दिनों से सुनते आ रहे हो, क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर तक जब तक आप हीट प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ मेल्ट नहीं होगी। ये है हाई मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब हीट देते ही तुरंत मेल्ट हो जाता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझ रहे हो, समझ गए ना? हाई मेल्टिंग पॉइंट जो मेल्ट नहीं हो सकता इजीली। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, केमिस्ट्री है भाई, एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन है गैलियम और शीशियम का गिवन है। गैलियम और शीशियम इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उधर क्या था? लिनाक था। क्या? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो नाइफ में कट हो जाते हैं। इसमें है गैलियम शीशियम जो कि जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसको हाथ में लो, पिघल जाएगा मेटल को। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें कुछ समझाने लगे है? नहीं रे, कुछ याद कर लो इंपॉर्टेंट 1 मार्कर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट। पुरेस्ट भी होगा भाई फिर। सिल्वर है क्या चीज? सिल्वर। एजी लिखते हैं ना, या एजी लिखते हैं? एजी लिखते हैं। एजी के बाद सर हमारा कॉपर। कॉपर के बाद हमारा है लास्ट में हमारा जाके है कहीं लेड, पी, ठीक है। तो सिल्वर इज द बेस्ट, देन कॉपर एंड देन द पुअरेस्ट इज लेड। ठीक है, इसके साथ साथ मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। हीट के साथ साथ वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, मोस्ट गुड कंडक्टर इज सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम, देन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लीस्ट है, याद रखना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मुझे लगी वो थी पीवीसी के बारे में। पीवीसी के बारे में आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके वायर्स हैं आपकी दीवार पे लगी होगी, ठीक है, उधर एक रबर लाइक मटेरियल लगा होता है। उस मटेरियल है पीवीसी। क्या है वो? पीवीसी। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है फुल फॉर्म? दिख रही है? एक सेकेंड, दिख रही है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऐसे याद रख लो। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? अगर आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को टच कर लोगे तो आपको करंट लग जाएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यू कैन वॉच। सो कहाँ थे हम? छोड़ो, फिजिक्स में नहीं आना, केमिस्ट्री में स्टिक रहना। सो पीवीसी क्या करता है? वो एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या है वो? इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब, इंसुलेटर मतलब जो कंडक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर जो कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करते। तो इंसुलेटिंग मटेरियल है और हमें बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक्स से। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ टन टन मेटल आवाज़ करते हैं, है ना, पता है ना ये सब चीज़ें। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड। इधर भी एक एक्सेप्शन, मर्क्यूरी। यार 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड। ये गलत हुआ ना, बाय गॉड मैंने मारना है तुमने। चलो, मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, लेकिन लिथियम सोडियम अगेन लिनाक की लो डेंसिटी होती है, लेकिन मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। ऑलराइट, तो प्रॉपर्टीज यहीं ख़त्म होती है। गुड। सो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे चलते हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो क्या क्या दे सकती हूँ? कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, गैसेस मेनली नॉन मेटल्स होती हैं। सल्फर ले लो, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा आर नॉन मेटल्स। क्या है ये चीज़? नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल करते हैं हम, चलिए कोई दिक्कत ना को। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, जस्ट उसका अपोजिट लस्टर। हमने देखा मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक लस्टर, चमकते हैं, गोल्ड सिल्वर चमकते हैं। नॉन मेटल चमकते हैं क्या? नहीं चमकते। लेकिन इधर भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। आयोडीन पोजेस लस्टर, आयोडीन पोजेस लस्टर। और बड़ी बात, आयोडीन जो है वो सॉलिड भी है, आयोडीन जो है वो सॉलिड भी है, लेकिन जो नॉन मेटल्स है ना वो या तो सॉलिड होंगे या गैस होंगे। क्या चीज़? या तो सॉलिड होंगे या वो गैस होंगे। लेकिन एक नॉन मेटल भाई शाना है, उसका नाम है ब्रोमाइन। क्या नाम है? ब्रोमाइन या ब्रोमीन, जो बोलते हो तुम लोग, ठीक है, ब्रोमाइन। ये क्या है? ये क्या है? ये नॉन मेटल है, लेकिन ये चीज़ लिक्विड है, ये चीज़ लिक्विड में है। ऑलराइट, सो ब्रोमीन है लिक्विड में, ठीक है। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो डक्टाइल है, मेलिएबल है, इसमें है वो हार्ड है, लेकिन नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन इज डायमंड भाई, डायमंड 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 डायमंड। आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बन के 2 वो हैं एलेक्ट्रोप्स, शायद इसी चैप्टर में आएगा, आगे होगा, हाँ आगे ही है। तो कार्बन के 2 एलेक्ट्रोप्स हैं, पहला है डायमंड और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। डायमंड है और एक दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। तो दोनों कार्बन के ही एलेक्ट्रोप है। एलेक्ट्रोप पहले जान लो होता क्या है, हमने 4th चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे अभी, करा नहीं है। तो डायमंड एक ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का। एक एलोट्रोप मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म, कार्बन की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, कार्बन की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला दूसरा एलिमेंट, दूसरा मेटल इज डायमंड, सॉरी नॉन मेटल है डायमंड, लेकिन एक दूसरा उसका फॉर्म इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों की प्रॉपर्टीज देखो, डायमंड की प्रॉपर्टी है कि वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। अगर वो हार्डेस्ट है तो वो नॉन मेटल कैसे है? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। डायमंड इज नॉन मेटल बट इट इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। एक ग्रेफाइट का भी दिया है, ग्रेफाइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बस इतना दिया है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे जाके बकमिंस्टर फुल्लरीन के बारे में भी आपको पता चलेगा, नाम अजीब है, पढ़ना है लेकिन। ऑलराइट, सो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल हो गया हमारा, डायमंड हो गया। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। हाँ देखो, नॉन मेटल्स आर पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट देखा है आज तक? देखा होगा यार, कैसे बात कर रहे हो, देखा है तुम सबने। क्या है? पेंसिल देखो, पेंसिल नहीं, लकड़ी नहीं, पेंसिल के आगे जो ग्रे सा है ना निब, वो देखो, वो ग्रेफाइट की बनी है, वो गुड कंडक्टर है। हम उसको एनोड या कैथोड की तरह यूज़ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। चाहते हो तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करते हो उसकी वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ। ओके, इतना रिस्क तो ले सकते हैं यार। 4th, दे आर नॉन सोनोरस, उनको तोड़ने पे आवाज़ नहीं आती। प्लास्टिक ठोकते रहो, आवाज़ आएगी? नहीं आएगी, आवाज़ आएगी लेकिन वैसी रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, है ना। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोरॉन, डायमंड, ग्रेफाइट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस, दे कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस। लिक्विड का एक ही लौता एग्जांपल ब्रोमीन गिवन है आपकी बुक में। गैसेस तो पता ही होगी, सॉलिड जो बचे वो सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल्स एंड नॉन मेटल का ही केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या थी? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अपीयरेंस, ठीक है। अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी वीडियो में करें? कितना टाइम हो गया? 14 मिनट हो गए। अभी तो ले लेते हैं थोड़ा टाइम, थोड़ा प्रीशियस टाइम हो जाएगा, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको देखनी है वो है व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड विद एयर। अच्छा,
छठी क्लास से ये भी करते आ रहे हो। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जी आपने क्या जादू देखा था, मैग्नीशियम हमारी रिबन जो थी वो थी हमारी अपनी ग्रे कलर की, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के बाद जो ऐश फाउंड हुआ वो था वाइट ऐश, मतलब कलर चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, इसको टेस्ट करा तो ये बेसिक भी होगा क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, चैप्टर 2 में पढ़ा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, नॉट ओनली मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो हमारे ऑक्साइड्स आते हैं वो हमेशा बेसिक आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लो, कॉपर को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और इस कॉपर ऑक्साइड का कलर इज ब्लैक। ठीक है, ब्लैक है इसका कलर है इसका ब्लैक। ओके, अब हम एक नए ऑक्साइड की बात करते हैं। ये तो हो गया मेटल ऑक्साइड। एक नया ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या चीज, क्या बोला मैंने भाई, भारी भरकम शब्द का यूज कर दिया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब वो ऑक्साइड्स जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके भी कंपाउंड और वाटर बनाए और एसिड के साथ रिएक्ट करके भी कंपाउंड और वाटर को फॉर्म करें, वो होती हैं हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आपकी बुक में आई गेस 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक एल्यूमिनियम का होगा और बाकी दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दैट इज जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, ओके। सो Al को हमने O2 के साथ किया, Al2O3 बना। Al2O3 क्या चीज़ है, ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्यों, इट शोड रिएक्शन विद बोथ एसिड एंड बेस। नहीं देख रहे हो, ये चीज़ देखो ना यार, मेहनत से लिखा है, ये देखो। Al2O3 का हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया, Al2O3 प्लस HCl। देखो हमें ये तो पता चल गया H2O रिलीज होगा प्लस ये नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, क्या बना, AlCl3 बना, AlCl3। ऐसे जब इसको NaOH के साथ कराया, NaAlO2 इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हमारा वाटर बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जिंक का। जिंक को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, जिंक ऑक्साइड बना। जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर हमने उसको HCl के साथ कराया, ZnCl2 प्लस H2O। ये देखो रिएक्शन से तुम्हें याद करनी पड़ेगी, जैसे ये था सोडियम एल्यूमिनेट, ये है हमारा सोडियम जिंकेट। इससे पुराने वाले चैप्टर में आपने इसकी एक रिएक्शन पढ़ी है, आई गेस यही पढ़ी है क्या, नहीं Zn के साथ देखी थी वो बस। ओके, ऑलराइट, ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का भी खत्म हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट चीज़ है हमारी एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज। भाई एल्कलीज मतलब नए शब्द इंट्रोड्यूस हो रहे हैं भाई, अच्छे से पढ़ो। एल्कलीज मतलब वो सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। जनरली जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ एल्कलीज ऐसे हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। फॉर एग्जांपल Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं भाई, Na2O क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं भाई। ये वाटर के साथ हमने रिएक्ट कर लिया और बना दिया NaOH। क्या बन गया हमारा सर, NaOH बन गया। ठीक, NaOH बन गया। अब क्या, NaOH बनाने के लिए खुद को डिसॉल्व कर लेते हैं ये लोग। ऐसे ही K2O है, वो भी KOH बना देता है। ठीक है, अब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वो है, इसके साथ वाटर और कर लेना यार, पुरानी वाली इक्वेशन में वाटर और कर लेना, उसके साथ वाटर नहीं H2 हाइड्रोजन कर लेना, हाइड्रोजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। भाई कैरोसिन में उनको क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, और इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि अगर ये खुले में रखे गए आग लगा देंगे, कसम से आग लगा देंगे।
विद ऑक्सीजन दस टू प्रिवेंट दिस आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। दूसरा आपको केस क्या गिवन है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे क्या होता है कि कुछ मेटल्स के सरफेस पे जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन सब पे एक थिन लेयर आ जाती है हमारे ऑक्साइड भाई की। ऑक्साइड भाई की क्यों लेयर आती है? ये ऑक्साइड लेयर उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। गुड MCQ कि उनके ऊपर ऑक्साइड लेयर क्यों आती है? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ऐसे एक तीसरा है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न। इसका क्यों? एक ये अच्छा 1 मार्कर है, आपके NCERT में लिखा है, शायद लिखा है। कॉपर भी ऐसी, कॉपर का भी, कॉपर ऑक्साइड का आपको एग्जांपल दिया है। सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो हाई डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, ये थोड़े छोटे से MCQs हैं जो याद रखने हैं। नेक्स्ट चीज़ भाई जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने नहीं लिखा है, वो है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग 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 का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम पे एनोडाइजिंग किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम पे थिक लेयर पड़ जाना। किसकी थिक लेयर भाई? थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की सर थिक लेयर पड़ जाना इज एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में जानते ही होंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। ये ऑक्साइड की लेयर उसको फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, बाकी इसमें आपको प्रोसेस गिवन होगा। ठीक है, NCERT पर पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं उसमें समझाने लायक। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। पहला ये एक पूरा क्या चल रहा था? रिएक्शन विद एयर। क्या बना था? मेटल ऑक्साइड बना था, उसके साथ हमारे वाटर बना था। अब रिएक्शन विद वाटर। अब ये जो एलिमेंट है भाई, ये जो मेटल है भाई, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या क्या बनाते हैं? जनरली मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और वाटर हाइड्रोजन बनाते हैं। या मेटल ऑक्साइड, सॉरी, जनरली मेटल ऑक्साइड, कभी कभी मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें है एक एक्टिविटी कराई थी, एक्टिविटी 3.10, एक बार उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, ओके। सो हमने सबसे पहले पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया और सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया। तो जो रिजल्ट मिला वो बड़ा शॉकिंग था। क्या? उसको जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुई। ये मतलब बहुत वायलेंट हुई ये रिएक्शन और तुरंत उसने आग पकड़ ली। हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली, आग लगा दी। फायर, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो ये रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हुई, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब खतरनाक, इट कैचेस फायर। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो हमारा सोडियम और पोटेशियम के साथ था। कुछ में क्या देखा गया, जैसे एक एलिमेंट हमने एक मेटल और लिया था, दैट वाज कैल्शियम। कैल्शियम को जब हमने कैल्शियम को और मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने हाइड्रोक्साइड बनाया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, +H2 +H2। लेकिन हमने क्या देखा, ये जो मेटल थे ना, ये पानी के ऊपर तैर रहे थे, पानी के ऊपर तैर रहे थे। ठीक है, अब पानी के ऊपर तैर रहे थे का क्या मतलब है? क्योंकि ये जो बबल्स है ना हाइड्रोजन गैस की, जो हाइड्रोजन गैस निकली, ये रिएक्शन वायलेंट नहीं थी। ये रिएक्शन वायलेंट नहीं थी। मैग्नीशियम और वाटर के बीच की जो रिएक्शन थी वो वायलेंट नहीं थी। इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं हुई कि आग लग जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बस ये जो हमारा बबल मेटल था वो फ्लोट करने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल जो थे वो लाइटर थे और वो बल्ब हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल के साथ स्टिक हो गए और उन्हीं के साथ तैरते हुए चले गए। और राइट, 2 एग्जाम्पल और हैं, मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन।
मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन, ना ये कोल्ड वाटर के साथ। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपका, इधर ये जो सबसे पहले वाली रिएक्शन थी ये कोल्ड वाटर के साथ, दूसरी वार्म वाटर के साथ, दूसरी वाली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट, स्टीम के साथ रिएक्ट हुई, धुएं के साथ रिएक्ट हुई। सो ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी। ये थर्माइट रिएक्शन है, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उफ, ठीक। कॉपर, ये कॉपर, सिल्वर और आपका गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते जी, बड़ी घटिया चीज़ है, रिएक्ट ही नहीं करते, बड़े अजीब है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। मेटल सर एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोचो सोचो यार, तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो, सिंपल वही करो, अपने आप आंसर आता जाएगा। इधर एक स्पेशल चीज़ जो आपको नोट करनी है वो है, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आपका रिएक्शन दिख जाए, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, कोई भी मेटल अगर HNO3 के साथ रिएक्ट कराता हुआ मिल जाए तो वो रिएक्शन में H2 रिलीज नहीं होगी, H2 रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होने के कारण ये जो H2 रिलीज हुआ ना, ये H2O बना देता है, वाटर बना देता है, ये चीज़ वाटर बन जाती है। और जो हमारा जो खुद जो हमारा ये होता है मेटल, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स H2O के साथ NO2 बन सकता है, या किसी भी नाइट्रेट की फैमिली का कोई गैस बन सकता है, कोई ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है। तो HNO3 के साथ कोई भी रिएक्शन दिख जाए वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट ऑक्सीडाइजेज H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर भाई वो मैग्नीशियम या मैग्नीज हुआ तो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ये HNO3 रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दो एक्सेप्शन है, इसकी रिएक्शन ये रही सर जी, याद कर लेना। Mg plus HNO3 gives this and Mn plus HNO3 gives, इसमें रिएक्शन होती है, बाकी किसी के साथ नहीं होती। बबल्स और फास्टर, ये एक्टिविटी का कंक्लूजन आपको मैंने दे दिया है यहाँ पे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। बबल्स वर फास्टेस्ट इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा बबल की फॉर्मेशन हुई। आपको एक छोटा सा बॉक्स टाइप दिया है, उसमें आपको एक्वा रीजिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। एक्वा रीजिया क्या है? ये एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, कंसनट्रेटेड, जो कि 3:1 के रेशियो में मिलाए जाते हैं, 3:1 के रेशियो में। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इट कैन डिजॉल्व गोल्ड, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड, ओके। क्यों? ये हाईली कोरोसिव है और फ्यूमिंग लिक्विड है। MCQ में आ सकता भाई, बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, फ्यूमिंग लिक्विड, रिजल्ट जरूर बताना, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द रीएजेंट, एक रीएजेंट भी है, कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है, रीएजेंट है, दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। एक्वा रीजिया इज मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। अब बताओ, एक्वा रीजिया इज मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, 3:1 में। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट्स विद सोल्यूशन, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 2 कॉपी। जब कोई मेटल हमारा किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे, इसमें Fe plus CuSO4 गिवन है यार, Fe plus CuSO4। Fe हमारा जनरली ग्रीन कलर का होता है, CuSO4 ब्लू। रिएक्शन पे FeSO4 बनता है, दैट इज पेल ग्रीन, एंड कॉपर दैट इज रेडिश ब्राउन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इसका आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट इज रिएक्टेड विद, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हेन कॉपर सल्फेट इज रिएक्टेड विद आयरन। इसमें आपने अगर ये लिखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर, तो इसमें आपको 1 या 2 की जगह आधा नंबर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्वेशन मतलब जो हमने देखा, जो हमने पहचाना, जो हमने चेंज को ऑब्जर्व किया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हुई थोड़ी ना दिख रही है,
हाँ हुई, लेकिन मेन ऑब्जर्वेशन जो आप देखेंगे वो होगा कलर चेंज और टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है, और जो हमारा आयरन था वो ग्रीन का था, ये ब्लू का था, कलर चेंज हुआ, पेल ग्रीन और रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया। ब्लू कलर फेड्स अवे एंड टेम्परेचर चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, ट्रिक मैं बता चुकी हूँ। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कोट है आपका, ठीक है। सबसे रिएक्टिव पोटाशियम, लेस रिएक्टिव है हमारा प्लेटिनम, ठीक है, ओके। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है। सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज कैसे देखेंगे आप? CuSO4 Zn है, Zn ज़्यादा ताकतवर है या कॉपर ज़्यादा ताकतवर है? तो Zn ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो ऊपर आता है, तो ZnSO4 + Cu। ऐसे ही FeSO4 में भी हमारा Fe जो है वो अलग से बच जाता है। तो देखो बच्चों, हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया इसमें नहीं, 2 टॉपिक रह गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड पहला, और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड डू शेयर इट। ठीक है, और बैक एक्सरसाइज मैं अपलोड कर दूँगी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।